हे गाइस, इस वीडियो पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं फॉर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो पे आपको मैं रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हर एक यूनिट को हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं यहाँ पर, जिससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो पहले जो आपकी छोटी यूनिट्स है उसको हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम जो आपकी मेन यूनिट्स है उसमें हम यहाँ पर जाएंगे। तो पहले तो आपका आता है वो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ये आपका छोटा यूनिट है। तो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में आपका जो पहला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। साथ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालते हैं उसके दो मेथड है, गॉइस मेथड और क्विंकल मेथड। उसमें भी जो आपका गॉइस मेथड है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गॉइस मेथड। देन आता है इसमें आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब आपको बताना है। डायमैग्नेटिक, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, और एक तीसरी चीज़ है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसकी डेफिनेशन वगैरह ये आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स आपके मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर करके जाने हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, रिलेशन, और किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं गॉइस मेथड से, वो आना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, डायमैग्नेटिस, फेरोमैग्नेटिस, पैरामैग्नेटिस, सब तीन चार आपके रहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन हो गया। अगर आपका टाइम बचता है तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। Mn2+ का इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं यहाँ पर हम। जनरली आपके जो ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं इनकी आपको निकालने के लिए मिलेंगे। तो कैसे निकालते फॉर्मूला भी आपको हमें पता होना चाहिए। अगर बस टाइम बचेगा तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ पर देख सकते हो, वरना ये तीन टॉपिक आपको ऊपर जो लिखे हैं ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर। देन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। इसमें आपके चार कॉन्फ़िगरेशन है, एक है आपका D1, D6, D4 और D9। तो ये चारों की चार आपको आनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी और टेट्राहेड्रल के लिए भी, दोनों के लिए आपको यहाँ पता होनी चाहिए डिटेल पे। ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन, D6, D4 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि सिलेबस में आपके पास ये चार कॉन्फ़िगरेशन ही दे रखे, तो ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा 20 मार्क्स वाले पे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल से पूछा जा सकता है, टेट्राहेड्रल से पूछा जा सकता है, दोनों से भी आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में आपका ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आता है आपका सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, तो आपके दो टाइप के सिलेक्शन रूल होते हैं, आपका स्पिन सिलेक्शन रूल होता है और आपका लेपोटे सिलेक्शन रूल होता है। दोनों को आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। वैसे आपके और भी होते हैं, तीन चार और होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में स्पिन सिलेक्शन और लेपोटे ही दिया हुआ है, तो इसको आपको बहुत डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पे। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। एक और टॉपिक आपके ऊपर रह गया मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो है आपका हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का जो आपका ये आयन है, इसका मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो ये भी जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी आपको देख के जाना है। तो ये दो तो आपके हो गए मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। फिर आपका आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहले आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो गया। क्लासिफिकेशन जो होता है, ये हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी है उसमें हमने डिस्कस भी कर रखे। क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। फिर आता है इसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या जिसे हम EAN रूल भी कहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN रूल, ठीक है। इसको भी आपको देखना है, ये भी हमने कर रखा है। और फिर है आपका इसमें मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड्स, मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड्स, इसका प्रिपरेशन आपको देखना है। मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप इसकी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन, 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN रूल, और तीसरा आपका मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड और उसकी प्रिपरेशन। फिर आता है आपका चौथा यूनिट, वो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये आपका लास्ट यूनिट है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में तो सबसे पहले आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की डेफिनेशन और आपका जो डिफरेंस होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें आपका सिलिकॉन आता है, एक सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन मेथड, फिर आपका सिलिकॉन का एप्लीकेशन, कैसे सिंथेसिस होता है वो आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन से, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन में आप देख सकते हो क्रॉस लिंक सिलिकॉन, ठीक है। और इसमें फिर आपका सिंथेसिस हो गया या प्रिपरेशन और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। और साथ में 2 प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हो, ये सिलिकॉन की एक वीडियो मैंने बना रखी है,
दो प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पर सिलिकॉन की बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिलिकॉन्स में। फिर आपका यहाँ पर आता है फॉस्फोजीन्स। तो इसमें भी आपका फॉस्फोजीन्स क्या होते हैं, उनके दो प्रॉपर्टीज़ हो गया, और एक आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ फॉस्फोजीन्स, नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ फॉस्फोजीन्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बहुत है। आपका जियोलाइट से क्वेश्चन कम आता है, मेनली आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर में से सिलिकॉन और फॉस्फोजिन से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर में सबसे पहले डेफिनेशन हो गया इनऑर्गेनिक पॉलीमर का, और डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक पॉलीमर एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। फिर सिलिकॉन में से आप देख सकते हो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, उनका सिंथेसिस हो गया और उनके एप्लीकेशन हो गया, और साथ में दो प्रॉपर्टीज़ भी हो गया। फॉस्फोजिन भी सेम आपको करना है, फॉस्फोजिन में भी आपका दो प्रॉपर्टीज़ हो गए, फिर आपको किस तरीके से बॉन्डिंग होती है फॉस्फोजिन से वो आपको बताना है। और एक सिलिकॉन में क्रॉस लिंक सिलिकॉन करके भी क्वेश्चन आपका आ रखा है। ये आपके टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स भी आपको पता चलेगा, लीनियर और साइक्लिक और क्रॉस लिंक सिलिकॉन होता है, तो उसमें आपका क्रॉस लिंक सिलिकॉन डिटेल में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये दो आपको मेन यहाँ पर करने इनऑर्गेनिक पॉलीमर में से, एक सिलिकॉन और फॉस्फोजीन्स। अब है आपका नेक्स्ट आता है आपका मेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वाला, जिसमें CFT है। तो इसका तो हमने पूरा प्लेलिस्ट देखा हुआ है, तो प्लेलिस्ट आप देख लेना, हेल्पफुल है आपका। उसके नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पूरा CFT इंपॉर्टेंट है, पूरा CFT आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये हमने सब कुछ देखा हुआ है। फिर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस में कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है। फिर आपके वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स और आपके जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, फिर आपका CFT कैसे डिफर करता है VBT से, कैसे आपका CFT डिफर करता है VBT से, ये सब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी उस पर हमने पूरा ये 28 या 27 क्वेश्चन के आसपास है, उस पर हमने देखा था। उस पर भी कुछ कन्फाइंड होकर जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको अच्छे से देख के जाना है। तो CFT कैसे आपको डिफर करता है VBT से। दूसरा आपका लिमिटेशंस VBT का, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन ऑफ VBT, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आपका आता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसमें आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आपसे पूछा गया है, तो वो भी आपको देखना है। CFSE की डेफिनेशन और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, ये भी आपको यहाँ पर देख के जाना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में CFT आपको पूरा कंप्लीट देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके CFT से और आपके ये थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी से बनेंगे वहाँ पर, तो CFT का पूरा आपको देख के जाना है। ये आपका पूरा क्लास 12 का ही है CFT वाला पोर्शन, तो ये आपको इजीली यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट में बना रखी है, उसमें सब वीडियोस हमने देख रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो ये इतना आपका CFT के अंदर था। फिर आता है आपका थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो इसकी भी प्लेलिस्ट में देखिए, इसके भी नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी में आपका सबसे पहले है कि कौन से फैक्टर्स है आपके जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो ये मैंने ये उसमें जो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी उसमें हमने डिटेल पे देखा हुआ है। नोट्स जब आपको मैं प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें आपके 3 टाइप के बेसिकली, तो उसमें आपको डिटेल में दे रखा है, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सराउंडिंग कंडीशंस, तो ये सब है आपका, इसको आपको देखना है। फिर डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको नहीं करना है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आ रखे। बस जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें आपको मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ जो आपके सॉल्वेंट पाथ होता है, रिएजेंट पाथ से जो आपकी मैकेनिज्म होता है, वो आपको डिटेल में बताना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। लेकिन जो आपका फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को, वो आपको देख के जाना है, जिसमें आपका नेचर ऑफ लिगेंड है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है, और आपका ये सराउंडिंग कंडीशन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, और क्या है इसमें, फिर इसमें आपका लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको आपको अच्छे से देखना है। फिर इसमें आपका आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये भी हमने करा हुआ है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया। फिर इसमें आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, फिर आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये भी आपको बताना है, और इनके बीच में आपका रिलेशन होता है। ठीक है, वो बीटा इक्वल्स टू K1 K2 K3 आपको याद आ रहा होगा, बीटा 3 इक्वल्स टू K1 K2 K3, फिर लॉग लेके हम करते, तो ये आपका यहाँ पर पूरा रिलेशन रहता है, इसको भी आपको करना है, ये वीडियो भी हमने देखी हुई है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के। पहला आपका थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके उसके स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस। फिर आपका लेबाइल एंड यूनिट कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये आपके कुछ 6 यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस पे देखा हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, लिंक आपको नीचे में दे दूंगा। साथ में मैंने आपके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है उन 28 क्वेश्चंस की। उसमें से भी जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है, हर एक यूनिट में से इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। बाकी नोट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी के और आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी आप प्लेलिस्ट देख लेना नीचे, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको प्रोवाइड कर रखे 2021 के, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके 3-4 सालों में आ रखे, वो मैंने आपके वाली वीडियो में बना दिए। और 2021 का जो पेपर आया था प्रीवियस ईयर का, बीएससी 5th सेमेस्टर का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।